जी बेटे देखो, आज अपन नर्वस सिस्टम देखेंगे फ्रॉग का। नर्वस सिस्टम का काम क्या है तो आपको पता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी का कंट्रोल करना, सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं और कोऑर्डिनेट करना एक ऑर्गन सिस्टम को दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ। नर्वस सिस्टम इनका जो है वो परसेप्शन और सेंसेस एंड एनालिसिस करेगा जो बाहर के चेंजेस हैं, एंड उसके लिए रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द सेंस। जैसे बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो फ्रॉग को कहाँ मूव करना है, उस टेम्परेचर को सेंस करा, देन उसकी प्रोसेसिंग के बाद उस तरह के चेंजेस कराना। बॉडी में चेंजेस क्या कराएगा, अपनी पोजीशन चेंज कराएगा, एंड कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा वेरियस बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से। ठीक है, ये हमें भी पता है जैसा हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इनका भी नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद जो इनका एक्चुअली तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, तो इनका भी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। मतलब हम अपना जैसा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं, अब कुछ हमारी डायरेक्ट ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं तो इसका नाम हमने रख दिया था क्या, क्रैनियल नर्व्स। यहां भी सेम वही बात आएगी, क्रैनियल नर्व्स होंगी। और जो स्पाइन से नर्व्स निकलती हैं ऑर्गन्स में जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। यहां भी स्पाइनल नर्व्स आएंगी। ठीक है, जो ऑर्गन्स में एंटर करेंगे और उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज कराएगी। ब्रेन इनका इनक्लोज्ड है एक बोनी स्ट्रक्चर जिसका नाम है ब्रेन बॉक्स या क्रैनियम, और हमारा भी ब्रेन बॉक्स में है, बोन से बना हुआ, तो क्रैनियम है। मतलब फ्रॉग भी क्रैनिएटा का मेंबर है, क्रैनिएटा का मेंबर है। जिन जिन एनिमल्स के पास क्रैनियम है, ये स्कल बोन है, एक ब्रेन बॉक्स है, उनको क्रैनिएटा में रखा जाता है। ब्रेन वही 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड है, अपना भी यही है। फोर ब्रेन ऑल्फैक्टरी लोब के साथ है, मतलब स्मेल का रिकॉग्निशन करेगा। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, डायनसेफेलॉन होता है जैसा अपने पास है ना। मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स हैं, विजन को कंट्रोल करेगा। हाइंड ब्रेन इनका सेरिबेलम से बना हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से बना हुआ है, और इनका काम क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, बॉडी को बैलेंस मेंटेन करना। मेडुला ऑब्लोंगेटा पास करेगा किससे, फोरामेन ऑफ मैग्नम, अपने भी पास फोरामेन ऑफ मैग्नम है, जिससे स्पाइनल नर्व आपकी बाहर आती है, स्पाइन बाहर आता है, स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है, एंड इनक्लोज्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इनके पास भी बैकबोन है, अपने पास भी बैकबोन है, मतलब ये भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास बैकबोन है। ठीक है, इनका स्पाइनल कॉर्ड रिप्लेस्ड है बैकबोन से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बात करें तो क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व से बनी है, मतलब ब्रेन से डायरेक्ट जो नर्व्स निकलेंगी वो क्रैनियल नर्व कही जाएंगी, और जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होंगी उनको हम स्पाइनल नर्व बोलेंगे। अब इनमें नंबर याद रखने की बात है, 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व होती है एंड 10 पेयर्स ही इनके पास स्पाइनल नर्व होती है। अपने पास क्या है, इस 10 पेयर की जगह पे 12 पेयर्स हैं, इस 10 पेयर की जगह पे अपने पास 31 पेयर्स हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, तो सेम वही बात है। अब एक यहां ये पॉइंट बहुत बार बनता है और बहुत कंफ्यूज करता है। राना टिग्रीना में 9 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट हैं एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं एंड 31 पेयर्स, ये अपने ह्यूमन बीइंग का डाटा दिया हुआ है, ये हमें पता है। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व एंड 31 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व इन स्पाइनल नर्व इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। अब यहां पे देख रहे हो राना टिग्रीना अगर आपसे पूछा जाए, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर एम्फीबियन वर्ड पूछा जाए, एम्फीबियंस में पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व एंड क्रैनियल नर्व कितना है, तो आप लिखोगे 10 एंड 10। अगर यहीं पे एग्जांपल आपको दे दिया जाए राना टिग्रीना, तो आपका सवाल चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। तब आप लिखोगे क्रैनियल नर्व्स का नंबर आपके पास 9 है और स्पाइनल नर्व्स का नंबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये चेंज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन बीइंग का आपको पता है किसका, हाँ फ्रॉग के लिए, फ्रॉग का मतलब यहाँ पे एम्फीबियंस को रिप्रेजेंट करता है।
अगर एम्फीबियंस या फ्रॉग के पूछा जाता है, जब तक ये नाम नहीं दिया हो, राना टिग्रीना ना लिखा हो, तब तक आप ये आंसर नहीं करोगे। नहीं तो आपको क्रैनियल नर्व भी 10 ही सेलेक्ट करना है और स्पाइनल नर्व भी 10 ही सेलेक्ट करना है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम जो बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, इनवॉलेंटरी फंक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करना, ऑटोनॉमस पार्ट्स को कंट्रोल करना, ऑटोनॉमिक बॉडी पार्ट्स को, मतलब जिन पे आपका विल पावर नहीं काम करता, ठीक है। एंड इट कंट्रोल द ऑटोनॉमिक पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स एंड इंटेस्टाइन। हार्ट का बीटिंग एक्शन, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इंटेस्टाइन का पेरिस्टालिसिस, ठीक है। ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं। दो पार्ट में डिवाइडेड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ऑटोनॉमस ऑर्गन। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तभी काम करता है, वर्क्स अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। जब बॉडी इनका इमरजेंसी की सिचुएशन में होता है तब ये ज्यादा काम करता है, तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। मतलब आपको भागना है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही भागोगे, है ना। जब भागोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, सेम एज इट इज फ्रॉग का भी वही होता है। एंड जब वो इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होएगी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम बढ़ता है एंड इट नॉर्मलाइज द बॉडी एक्टिविटीज, बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन में लाता है। मतलब रेट ऑफ जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन करेगा, हार्ट बीट को स्लो डाउन करेगा, लंग्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा, इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज को स्लो करेगा। तो दोनों का जस्ट अपोजिट काम है। ये इमरजेंसी की सिचुएशन में काम करता है और ये नॉर्मल सिचुएशन में या नॉर्मल सिचुएशन में बॉडी को ले आता है। ये इमरजेंसी की सिचुएशन में ले जाता है, ये नॉर्मल सिचुएशन में लेके आता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ पैरेलल वर्क करते हैं, जिससे वो अपने हम भी अपने इसी तरह से अपने इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब इनके सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं? ये देखो, यहाँ पे ये बात याद रखना, डिक्रीज द रेट ऑफ ऑटोनॉमस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंसरी पिलाई है, बॉडी पे सेंसरी पिलाई है, और टेस्ट बर्ड्स हैं टंग पे, नेजल एपिथेलियम है जो स्मेल हमारे जैसा है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, एंड विजन के लिए आईज हैं, और ये हमने देखा ही था। टिम्पैनम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम जिसे हम बोले थे, जो आपका इंटरनल ईयर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हियरिंग का काम करता है। आईज एंड इंटरनल ईयर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है एंड रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग। मतलब ये सेंसरी पिलाई, टेस्ट बर्ड्स, नेजल एपिथेलियम, ये सारे स्ट्रक्चर्स उतने डेवलप नहीं है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं नर्व सेल्स के आसपास, वो इन सारे एक्सटर्नल चेंजेस को सेंस करते हैं, लेकिन इनका आईज और ईयर ड्रम ये वेल डेवलप्ड ऑर्गन है, जैसे हम हायर एनिमल्स की तरह इसको कंसीडर करेंगे। ये तो बात हो गई नर्वस सिस्टम की, ठीक है, जो इनके पास है, और एक ठीक ठाक नर्वस सिस्टम है, बहुत ज्यादा अंडर डेवलप नहीं है, बहुत ज्यादा इवॉल्व भी नहीं है, हमारे जैसा ही है, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम जब बात करेंगे तो इनके पास भी वही पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, 2 किडनीज प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इनका राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी होगी, ठीक है, 2 किडनी है। फिर किडनी अपना जिससे बना होगा नेफ्रॉन बेसिक यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, फिल्ट्रेशन का काम करेगा, एंड ये यूरिन जो पास होता है यूरेटर से ये आके यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर एक्चुअली खुलता है, ये यूरेटर क्लोएका में है, क्लोएकल चैम्बर में खुलता है, फिर यहाँ इसी क्लोएकल चैम्बर से अटैच होता है यूरिनरी ब्लैडर। इट स्टोर्स सम अमाउंट ऑफ यूरिन, एंड क्लोएका में ये यूरिनरी ब्लैडर भी खुलता है, ये क्लोएकल अपर्चर आउटसाइड द बॉडी ये ओपन होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसी क्लोएकल चैम्बर में ही खुलता है, ठीक है, और इसी में हमने देखा था इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खुलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी में आके ओपन होता है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 2000 ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स। अपने पास भी नेफ्रॉन्स ही। किडनी फॉर्म करेगा यूरिन, एंड ये स्टोर होता है इधर
यूरिनरी ब्लैडर में एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द क्लोइकल अपर्चर, जो इनका बाहर खुलता है। मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फ्रॉग का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द यूरिया। अब हमने क्या सीखा था कि एक्वेटिक एनिमल है तो क्या होता है, अमोनिया, ये पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। एम्फीबियंस है तो एम्फीबियंस में एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया है, ठीक है। ये इसलिए इसको हमने क्या टर्म दिया, यूरियोटेलिक एनिमल। अगर अमोनिया होता तो अमोनोटेलिक एनिमल वर्ड हम देते, ठीक है। ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा कंप्लीट। एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारे जैसा ही होता है, थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर अलग है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एक पेयर टेस्टिस है जो कहां से अटैच्ड है, अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी से अटैच्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलेंगे मेसोर्चियम। एंड स्पर्म फॉर्मेशन यही टेस्टिस में होगा और इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। एंड एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन दिस स्पर्म एंटर इनटू द बिंडर कैनाल फ्रॉम द टेस्टिस बाय, अब ये कैनाल कहां से जोड़ता है वो देखना, ये बिंडर कैनाल क्या है, फ्रॉम द टेस्टिस बाय 10 to 12 स्मॉल डक्ट्स। और ये कहां जाके खुलता है, अब याद करो, इनके मेल के 4 लिम्ब के डिजिट्स पर कॉपुलेटरी पैड होता है, वो ये कैनाल्स वहां जाके खुलती है, ठीक है। तो ये इनका इन कैनाल्स का काम होता है। दीज डक्ट आर कॉल्ड वास इफ्रेंसिया एंड दिस बिंडर कैनाल ओपन इनटू का क्लोइकल अपर्चर, क्लोइकल अपर्चर में खुलता है। एंड यूरोजेनाइटल डक्ट जिसे हम बोलेंगे, एंड स्पर्म यही क्लोइकल अपर्चर में इजैकुलेट करेगा। एंड फीमेल का अगर बात करें तो एक पेयर ओवरी है, ये भी वही किडनी के पास ही प्रेजेंट होता है, ये भी क्लोइकल अपर्चर में ओपन होगा, ओविडक्ट हम बोलेंगे। एंड देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ओवरीज एंड किडनी, कोई कनेक्शन नहीं है बट अटैचमेंट होता है। लगभग 2,500 से 3,000 ओवम एक बार में ओवरीज रिलीज करती हैं और ये ओनली 1 ओवरी इजैकुलेट एग, मतलब सेम एज इट इज ह्यूमन की तरह अल्टरनेशन पे यहाँ एक एक एग रिलीज किया जाता है, यहाँ एक ओवरी लगभग 2,500 से 3,000 एग रिलीज कर देती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब क्या हुआ, ये देखो इनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले हम देख लेते हैं। ये इनके टेस्टिस हो गए दोनों, ठीक है। ये टेस्टिस एक डक्ट से यूरोजेनाइटल डक्ट में आके इधर, मतलब इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के डक्ट में, डक्ट के साथ ही इधर क्लोइकल चैम्बर में आके खुलेगा। और इधर यहाँ फीमेल्स में ओवरीज की दोनों हो गई किडनी के साथ ही, और ये भी आके इधर क्लोइकल चैम्बर में इनकी ओपनिंग होती है। एग ये क्लोइकल अपर्चर से रिलीज करेगा, सराउंडिंग के जो इनके जहां रहते हैं पानी में, ये स्पर्म रिलीज करेगा, ठीक है, इधर क्लोइकल अपर्चर से। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में नहीं होता, ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होता है, तो हम वर्ड यूज करते हैं क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां फ्रॉग में कहां हो रहा है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, इसलिए इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पानी में होता है ना, जो इनके जिस मीडियम में ये रहते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी चाहिए होता है, तो फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, इसलिए इसका हम फर्टिलाइजेशन कैसा बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। लार्वा इनका जो बनता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वे का नाम है टैडपोल, ठीक है। अब इनके उस लाइफ साइकिल को याद करो। फ्रॉग, इसको हम ऐसे बना भी सकते हैं, फ्रॉग मेल होगा एडल्ट, है ना, और फीमेल ये क्या बाहर रिलीज करेगा, स्पर्म, ये एग, और ये बाहर फर्टिलाइजेशन करेगा, तो बनेगा क्या, जाइगोट, है ना, जाइगोट बना, डिप्लॉइड सेल है। अब ये डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बाहर ही बनेगा, एम्ब्रियो फिर एक लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होता है, लार्वा। अब यहां पे लार्वा का नाम है टैडपोल, ये टैडपोल फिर कन्वर्ट होगा एडल्ट फ्रॉग में। एक प्रोसेस का नाम याद रखना, मेटामार्फोसिस, ये आपको याद रखना है।
और यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और जब ऐसे कोई डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज आ जाए, लार्वा इनका क्या होता है, लार्वा का नाम जो टैडपोल है, इसके लिए कुछ बातें याद कर लो। ये कंप्लीटली एक्वेटिक होता है, ठीक है। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इनके पास गिल्स हैं, इनके पास टेल होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको इनमें इनके बारे में याद रखना होगा। एंड देन ये मेटामॉर्फोसिस से टेल रिप्लेस करता है और जो जरूरी ऑर्गन है वो डेवलप करता है और ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा इनका लाइफ साइकिल है और इस लाइफ साइकिल से अपना ये पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है फ्रॉग की बात करें तो ये हमने देखा ही है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी थोड़ा डिफरेंट है, अलग है एक दूसरे से। एंड नेप्चुअल पैड या वोकल सैक इनके मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। नेप्चुअल पैड मतलब कॉपुलेटरी पैड जो 4 लिम्स के डिजिट्स पे प्रेजेंट होता है। 10 वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती हैं फ्रॉग में, कितने 10 वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये फ्रॉग का इस इकोसिस्टम में क्या रोल है, तो फ्रॉग हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ये इंसेक्ट्स को खा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड इस वजह से इसको हम यूज करते हैं, हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। यूज भी करा जाता है बायो कंट्रोल मेथड में कि आपको फसल में बिना किसी केमिकल को के इंसेक्ट कंट्रोल करने हैं तो आप वहां, जैसे धान की फसल है उसमें हम इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स ना डालें, फ्रॉग डाल दें, पानी तो रहता ही है तो वो इंसेक्ट्स खा जाएगा, तो आपका फसल भी बच जाएगा बिना केमिकल के यूज हुए। फ्रॉग मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट लिंक है फूड चेन का और फूड वेब बनाने में हेल्प करता है। आपने फूड वेब में देखा होगा इसको, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है, फ्रॉग को फिशेज या बड़ी फिशेज जो है वो भी खा सकते हैं, और भी बहुत सारे जानवर है, बर्ड्स खा सकते हैं, तो ये फूड वेब बनाने में हेल्प करता है। इन सम कंट्रीज जो इनका मस्कुलर लेग है वो कौन सा, हाइंड लिम्ब, ये फूड की तरह भी यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एंड फ्रॉग अन्यूरा क्लास इनका ऑर्डर है उससे बिलोंग करता है। एंड ये एक बात याद रखना है, कैपेबिलिटी टू चेंजिंग कलर इज नोन एज मेटाक्रोसिस। टैडपोल लार्वा इनका हर्बीवोरस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिवोरस होता है एडल्ट, कार्निवोरस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हर्बीवोरस है, मतलब पेड़ पौधे जो छोटे छोटे प्लांट्स है उनको खाता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल इसलिए लॉन्ग होता है। ड्यूरिंग टैडपोल किडनी इनका हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है। हीमोपोइटिक ऑर्गन दैट मींस ब्लड फॉर्मेशन किडनी में होता है, ब्लड सेल्स की सिंथेसिस किडनी में होता है। ऑर्गन हेल्प इन हीमोपोइसिस प्रोसेस। टैडपोल लार्वा रेस्पायर करता है गिल्स से, ये हमने पहले देख लिया। एंड फ्रॉग टीथ इसमें नहीं होता है, लोअर जॉ पे अपर जॉ पे होता है। एंड व्हाइल अपर जॉ बियर्स 2 टाइप्स ऑफ टीथ, मैक्सिलरी एंड वर्मेराइन टीथ, जो इनको इंसेक्ट्स को मारने में मदद करता है। टीथ आर होमोडोंट, होमोडोंट का मतलब एक ही जैसे टीथ है, कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस नहीं है। एंड पॉलीफायोडोंट है, अपना पॉलीफायोडोंट नहीं है, अपना होमोडोंट भी नहीं है, अपना हेट्रोडोंट है। अपने पास 4 तरह के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। इनका पॉलीफायोडोंट है। पॉलीफायोडोंट का मतलब ये पूरे जीवन टूटता रहेगा, आता रहेगा, टूटता रहेगा, आता रहेगा। अपने पास 2 ही ऑप्शन, 2 बार आएगा। डाईफायोडोंट है, अपना दांत कैसा है, डाईफायोडोंट है। एक्रोडोंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपना दांत यहां पे है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है द टीथ विच फिक्स इन अ बोनी सॉकेट। अपना जॉ का जो बोन है उस पे सॉकेट्स हैं, उसमें टीथ जाके फिक्स होता है। इनके पास जॉ बोन नहीं है, इनका टीथ है मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स में एम्बेडेड है, मसल्स में फिक्स्ड है, बोनी सॉकेट में फिक्स नहीं होता, इसलिए पॉलीफायोडोंट है। साइनस विनोसस ऑफ हार्ट एक्ट एज अ पेसमेकर इन फ्रॉग। साइनस विनोसस क्या है, एक एक्स्ट्रा चैम्बर है
फ्रॉग डायमॉर्फिज्म, इन फ्रॉग डायाफ्राम एब्सेंट होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायाफ्राम क्या होता है, एक आपका एब्डोमिनल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इस वजह से ये नेगेटिव ब्रीदर्स हैं। डायाफ्राम हमारा मेन मसल है दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है। इनमें डायाफ्राम नहीं होता है, इसलिए इनको बक्कल कैविटी से एयर को पंप करना पड़ता है इनटू द लंग्स। नेगेटिव ब्रीदर होते हैं, सॉरी पॉजिटिव ब्रीदर, सॉरी ये स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव ब्रीदर, हम नेगेटिव ब्रीदर हैं। क्यों नेगेटिव बोलते हैं अपने आप को, हम क्या करते हैं, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 1 मानते हैं, हम क्या करते हैं अपने नेजल, जो हमारा लंग्स में जाके ये नेजल पैसेज और ये खुलता है, यहां हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर को, एयर प्रेशर को लंग्स के अंदर कम करते हैं। तो 1 के बाद कोई वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, 0 या नेगेटिव, तब एयर आपकी बाहर से अंदर जाती है लंग्स में, इसलिए हम नेगेटिव ब्रीदर हुए। ये क्या करते हैं इनके पास, और ये कैसे हम करते हैं, हमारे पास ये डायाफ्राम होता है, नॉर्मली डोम शेप होता है, हम फ्लैट कर लेते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो एयर प्रेशर डाउन, है ना, तो एयर प्रेशर डाउन होने से एयर फिर आपका इनहेलेशन हो जाता है। इनमें जस्ट उल्टा होता है, इनके पास डायाफ्राम तो है नहीं, इनका जो नेजल चैम्बर या नेजल अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स में आके ओपन होता है, तो ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट है, 1 atm के आस बराबर ही होगा। तो ये बक्कल कैविटी से जो लंग्स के अंदर प्रेशर है, मान लिया कि x वैल्यू जो भी है, इससे कहीं ज्यादा प्रेशर x प्लस समथिंग, ये मान लिया कि 1, ये प्रेशर अपने बक्कल कैविटी में क्रिएट करते हैं, देन एयर को पंप करते हैं। अब ये जो प्रेशर ये बक्कल कैविटी से क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको वो हम क्या और बोलेंगे, ये 1 है, पॉजिटिव वैल्यू है नो डाउट, बट ये और पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो इनको इसलिए पॉजिटिव ब्रीदर बोला जाता है। लंग्स से ज्यादा यहाँ इनका एयर प्रेशर होता है बक्कल कैविटी में, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ब्रीदर होते हैं डायाफ्राम ना होने की वजह से। डिजिटल फॉर्मूला आपको पता है, ये डिजिटल फॉर्मूला है 2233, मतलब पता है क्या डिजिटल फॉर्मूला, मतलब नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है। डिजिटल फॉर्मूला फॉर हाइंड लिम्स, ये 4 लिम्स की बात है, ये हाइंड लिम्स की बात है। यहाँ पे 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि हाँ 4 डिजिट्स होते हैं या 5 डिजिट्स होते हैं, मतलब इनकी फिंगर्स 2-2 और 3-3 बोन की बनी होती है, यहाँ 2-2 3-4-3 की बनी होती है। फ्रॉग किडनी जो है वो मेडुला एंड ये इसमें डिवाइडेड, यहाँ पे अच्छा इन फ्रॉग किडनी कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पिरामिड एब्सेंट होते हैं। अब आपको याद होना चाहिए किडनी में हमने पिरामिड्स पढ़े थे, वो पिरामिड नहीं है, मतलब किडनी इनकी डिफरेंशिएटेड नहीं है कॉर्टेक्स एंड मेडुला में। जब पिरामिड ही नहीं है तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला की बात ही नहीं करेंगे, मतलब नेफ्रॉन रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई फिक्स स्ट्रक्चर रीजन में नहीं है। एंड उसके बाद फ्रॉग एमनियोट्स एग, मतलब इनके पास एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता, ये अब आप जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ोगे तब ये बात क्लियर होगी। नेक एब्सेंट है और ये जंपिंग में मदद करता है, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, नेक एब्सेंट होना इनके लिए एडोप्टेशन है कि वो जंप कर सके। हम जंप इसीलिए नहीं कर सकते, हमारे पास नेक है, अगर जंप करेंगे तो गर्दन टूट जाएगी। फ्रॉग हैव सिंगल ईयर ऑसिकल, ये हमने देख ही लिया था, फ्रॉग स्कल डाइकोंडाइलिक स्कल है जैसा अपना है, तो इसमें कोई और चेंज और बात नहीं करनी है। डाइकोंडाइलिक स्कल 2 पॉइंट से अटैच्ड होता है। ये सब हो गया, सब कुछ फ्रॉग के बारे में खत्म। अब इस चैप्टर की कहानी हो गई खत्म और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट।